तो प्यारे बच्चों, आज का नीट वाले बच्चों के लिए जो टॉपिक है वो है बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ मोस्टली रीनीट वालों के लिए है। और आज मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूं भाई साहब, जो 2021, 22, 23, 24, 25 लगभग सब में कहीं ना कहीं रिपीट होकर पूछे गए। मतलब मैं 5 साल के आपके पीवाईक्यू देख के बैठा हूं, ठीक है ना, जो कि 2026 में अब उस क्वेश्चन के रिपीट होने की बारी आ गई है। और अब की बार रीनीट के एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये आप बात ध्यान से सुन लीजिए, है ना। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आज, वो जितने भी हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं और लगातार कई साल से भाई साहब रिपीट हो रहे हैं। इसलिए आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ज्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगा, पूरी बुक बता दूंगा तो क्या फायदा होगा। केवल 5 टॉपिक ही बताऊंगा। क्या बताऊंगा? केवल 5 टॉपिक ऐसे बताऊंगा जिससे आपको पेपर में काफी हेल्प मिलेगी। हो सकता है कि जो 2 या 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन के आते हैं, वही उसी में से मिल जाए आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो भाई, एक टॉपिक है जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हो गया है बेटा, होमोलेप्टिक क्या होता है। और इसी के साथ वो पूछता है बेटा हेट्रोलेप्टिक क्या होता है। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, समझाते हुए बताऊंगा, ठीक है ना। आप इस टॉपिक को जरूर देखेंगे कि भाई साहब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। बच्चा नया समझ के इसको छोड़ देता, सोचता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सारे लीगेंड एक ही प्रकार के लगे हैं, मतलब ML6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो भी 6 लीगेंड लगे हों या जो भी 4 लीगेंड लगे हों, अगर वो एक ही प्रकार के हैं बेटा, तो उसे हम बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। मगर अगर ऐसा हो गया, जैसे मान लो मैंने कहा L1, उसके बाद L2 एंड सो ऑन, ऐसे डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स अगर लग जाएंगे, अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स लग जाए, भले 5 एक जैसे हो, एक भी अलग हो गया, तो उसे हम बोल देंगे बेटा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोल देंगे बेटा? हेट्रोलेप्टिक। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने कहीं लिखा, एग्जांपल से बताऊंगा, CONH3 का होल 6 और यहां मैंने प्लस का 3 कर दिया। बताइए इस कॉम्प्लेक्स में 6 के 6 आपके अमोनिया के लगे हैं, मैं चाहूं तो यहाँ 6 वाटर कर दूं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स काउंट होगा बेटा वो होमोलेप्टिक में काउंट होगा। और अगर मैं इसमें ऐसा कर देता COH2O का होल 4, यहां मैं Cl2 करके बाहर केवल +1 लगा देता, तो अब बताओ यहाँ पर 4 वाटर के हैं, 2 Cl के हो गए, कोई मतलब नहीं। अगर 2 डिफरेंट टाइप के लग गए हैं, चाहे 5 और 1 का कॉम्बिनेशन हो, चाहे 4 और 2 का हो, चाहे 3-3 का हो, ठीक है ना, तो वो बेटा आपका किसके अंदर में आ जाएगा? हेट्रोलेप्टिक में आ जाएगा। हो सकता है आपसे ऐसे पूछ दे कि फेसियल और मेरिडोनियल कौन सो करता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि फेसियल और मेरिडोनियल कौन सो करता है, होमोलेप्टिक कि हेट्रोलेप्टिक, की दोनों की नन ऑफ दिस। तो देखो फेसियल और मेरिडोनियल के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स चाहिए Ma3B3 टाइप का, है ना। फेसियल और मेरिडोनियल के लिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स चाहिए बेटा वो Ma3B3 टाइप का चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये जो कॉम्प्लेक्स है खुद बताइए ये होमोलेप्टिक है कि बेटा हेट्रोलेप्टिक है। तो आपको जवाब मिल जाएगा अपना कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है हमारे पास, हेट्रोलेप्टिक। इतनी बात समझ में आ रही है। ये हमारा पहला टॉपिक था जिसको आप जरूर से जरूर देख के जाएंगे। अब अपने आते हैं हमारा जो सेकंड टॉपिक है बेटा, जो सेकंड क्वेश्चन आ सकता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को लेकर के आ सकता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को लेकर के भी भाई साहब वो नीट वाला जो पेपर सेटर है वो क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है ना। और ज्यादा इसमें नहीं देखना है, आपको केवल चिलेट इफेक्ट वाला क्वेश्चन ही पढ़ के जाना है, क्योंकि वो जो स्टेबिलिटी पूछ रहा है वो केवल चिलेट इफेक्ट की पूछ रहा है। मतलब अगर हमारे पास कोई बाइडेंटेड लिगेंड आता है, आपको जानकारी में नहीं तो मैं बता दूं, अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड जैसे एथिलीन डायमीन आ गया, आपको पता होगा ये 2 जगह से लोन पेयर देगा, तो आप देखेंगे ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। क्या करेगा? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा। इसे हम बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चिलेट कॉम्प्लेक्स। और आपको पता होगा अगर मैं इस मेटल पर 2 अमोनिया सिंपल से ऐसे लगाता, अगर मैं इस मेटल पर 2 अमोनिया ऐसे लगाता, तो आपको पता होगा अमोनिया मोनोडेंटेड होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स इस तरह का बन रहा है वो कैसा है? नॉन चिलेटेड है। कैसा है? नॉन चिलेटेड। तो आपको जानकारी में होगा कि जो चिलेट वाला कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये वाला, इसकी स्टेबिलिटी बेटा ज्यादा होती है, और जो मोनोडेंटेड वाले होते हैं जो चिलेट नहीं बना पाते हैं बेटा, उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। इस वजह से ये चिलेट वाला भी आपको देख के जाना है। एक कॉम्प्लेक्स अगर लिख दिया जाए कोबाल्ट
En का होल ट्वाइस, और यहां मैंने Cl2 करके +1 लगा दिया, और एक कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं कोबाल्ट En का होल ट्राइस, और यहां मैं +3 कर देता हूं। अब बताइए, अब यहां पर बताइए, 2 En लगे, En का मतलब यही हो गया एथिलीन डाइएमीन। En का मतलब क्या हो गया? एथिलीन डाइएमीन। बताइए, यहाँ पर ये 2 ही तो चिलेट बनेंगे, यहाँ 2 ही चिलेट बनेंगे, और यहाँ पर तो भाई साहब 3 चिलेट बनेंगे, और कहीं मैं लिख देता हूं CONS3 का होल 6 +3। तो बताइए, यहां पर सब के सब अमोनिया है। अमोनिया कैसा होता है? मोनोडेंटेट होता है, तो यहां तो चिलेट बन ही नहीं पाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये कॉम्प्लेक्स ए है, ये कॉम्प्लेक्स बी है, ये कॉम्प्लेक्स सी है, तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल बी है, क्योंकि यहाँ 3 चिलेट रिंग बनेगी, उसके बाद ए, उसके बाद आपका क्या आएगा? सी। तो दूसरा जो टॉपिक है वो स्टेबिलिटी वाला देख के जाना है, और उसके अंदर भी मैंने बता दिया कि आपको चिलेट वाला ही देख के जाना है। कौन सा देख के जाना है बेटा? चिलेट वाला। फटाफट इसको नोट करिए, ज्यादा नहीं, 5 टॉपिक बताऊंगा, और उन 5 में से आपके जो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में जरूर मिलेंगे। बना जो तीसरा टॉपिक आपको जो पढ़ के जाना है वो क्या पढ़ के जाना है? आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक आपको जरूर देख के जाना है। आपको यहाँ पर आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक जरूर देख के जाना है, और उसमें मैं बता दूं कि आइसोमेरिज्म के अंदर देखो, स्ट्रक्चरल वाले के अंदर आपको जैसे पहला देख लेना है जरूर, एक देख लेना है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या देख लेना है बच्चा? आयनाइजेशन देख लेना है। दूसरा बिल्कुल आपको देख लेना है लिंकेज आइसोमेरिज्म देख लेना है। क्या देख लेना है? लिंकेज। और तीसरा आपको देख लेना है हाइड्रेट वाला भी जरूर देख लेना है, ठीक है। और अगर बात कर लें हम लोग स्टीरियो वाले के अंदर है ना, तो बेटा इसके अंदर आप केवल देख लेंगे ऑप्टिकल वाला देखेंगे। कौन सा देखेंगे? ऑप्टिकल वाला, ठीक है। आयनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होते हैं, मगर अंदर और बाहर के जो आयंस है वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूं CONS3 का होल 4, यहां मैंने Cl2 कर दिया, बाहर मैंने Br कर दिया, ठीक है। अगले वाले में मैंने क्या करा? CO कर दिया, NH3 का होल 4 कर दिया, एक Cl अंदर, एक Br बाहर, बाहर एक Cl कर दिया। अगर मैं अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स को यहां देखता हूं तो बताओ, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम आ रहे हैं, मगर इसमें आयनाइज होके क्या बाहर निकलेगा? Br, इसमें क्या बाहर निकलेगा? Cl। तो ये आपको देख के जाना है। दूसरा लिंकेज वाले में, जैसे मेटल पे अगर मैं Cn लगाऊंगा तो ये इसका कनेक्शन C से है, मगर मेटल पे अगर मैं Nc लगाऊंगा तो उसका कनेक्शन बेटा किससे है? N से है। तो यार लिंक बदल गया। और इसी तरह का दूसरा एग्जांपल, अगर मेटल में मैं NO2 लगाऊंगा तो इसका लिंक N से है, ये नाइट्रो है। अगर ONO लगाऊंगा तो ये नाइट्राइट है, तो इसका कनेक्शन O से है। इसी तरह हाइड्रेट वाले में पानी और अंदर बाहर संख्या चेंज होती है, वो क्रोमियम का बड़ा फेमस एग्जांपल है, वो आपको देख के जाना है। अच्छा, ऑप्टिकल वाले में आपसे मोस्टली क्या पूछता है? देखो, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में 3 लीगेंड ऐसे लगा दे, देखो 3 लीगेंड ऐसे लगा दे जो भाई साहब आपके तीनों के तीनों बाइडेंटेड हो, या कोई एक हेक्साडेंटेड लगा दे, अगर सब के सब बाइडेंटेड लिगेंड लगे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स लाइट जरूर घुमाएगा, और ऐसे कॉम्प्लेक्स के 2 फॉर्म बनेंगे D+L। इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सिस वाला भी आपको देख के जाना है। मैं टॉपिक एलिब्रेट पूरा नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या देख के आप जाओगे। कुछ एग्जाम्पल यहाँ जरूर बता सकता हूँ उसके साथ में कि आइसोमेरिज्म के अंदर आयनाइजेशन ऐसे देखी जाती है, लिंकेज के अंदर लिंकेज ऐसे देखा जाता है, हाइड्रेट में पानी का एक्सचेंज हो जाता है। और अगर लाइट घुमाने वाले की बात करें तो जिसमें अगर तीनों लिगेंड आपके बाइडेंटेड दिखाई पड़ जाएंगे बेटा, वो लाइट जरूर घुमाएगा, और उसके 2 फॉर्म बनेंगे D और L। तो आपको ये आइसोमेरिज्म में इतना पोर्शन जरूर कवर के जाना है। अब मेरे पास 4th टॉपिक आ रहा है और उसके बाद आएगा 5th। उन 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। बात करिए जाए तो क्वेश्चन नंबर 4th में आपको ये देख के जाना है कि किस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके पास डायमेटिक कैरेक्टर है कि पैरामेटिक। सबका सोल्यूशन VBT से भी हो जाता है, मगर CFT से ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। जैसे मान लो वो आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा NiCl4 ठीक है ना, वो आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा कोबाल्ट NH3 का होल 6। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपके पेपर में पूछा गया, ठीक है। वो आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा COF6, यहाँ पर ट्रिपल-, ठीक है। अब या तो इन सब कॉम्प्लेक्स के वो पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा। तो एक चीज बता दूं, अगर मेरे पास 4 लिगेंड लगे हैं, तो वो या तो sp3 का होगा तो या तो dsp2 का होगा। मोस्टली अगर वीक फील्ड लिगेंड लगा है, जैसे याद देखो निकल पे चारों Cl लगे हैं, मोस्टली अगर वीक फील्ड लगा है तो ये होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा है तो ये
होगा, ठीक है। इस वाले केस में मोस्टली पैरामेटिक आ जाता है, इस वाले केस में मोस्टली बोल रहा हूं पैरामेटिक आ जाता है, और इस वाले केस में मोस्टली डायमेटिक आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर 6 वाला है, अगर 6 लिगेंड लगे तो वहां का जो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है वो sp3d2 हो सकता है या तो d2sp3 हो सकता है। ये मोस्टली कब होता है, जब वीक फील्ड लिगेंड लगा होता है। ये मोस्टली कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड। मगर ऐसा नहीं है कि केवल वीक फील्ड से ही डिसाइड हो जाता है, कभी कभी मेटल के चार्ज से भी डिसाइड होता है। फिलहाल ये निकल हमारे पास कहाँ का है, 3D का है। जब निकल 3D का होगा तो 4 लिगेंड अगर यहाँ लगे हैं तो निकल पे यहाँ मैं चार्ज निकालूंगा तो +2 निकलेगा। निकल का होता कितना है, निकल का 28 होता है। 28 का मतलब हो गया 4s2 3d8। बताओ निकल +2 करोगे, जब यहाँ निकल +2 करोगे तो ये हो जाएगा 4s0 3d8 हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन में ऐसे लिख लूंगा, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये 3D के आगे क्या आता है बेटा, 4s आता है, और 4s के आगे क्या आता है, 4p। अब लीगेंड देखो Cl वीक फील्ड लगा, पेयरिंग होगी नहीं। 4 लीगेंड है तो आप sp3 कर दोगे, देखो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड बचे रह जाएंगे, और 2 अनपेयर्ड बेटा यहाँ बचे रह जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामेटिक। एक बात बता दूं, कोबाल्ट के साथ जब 6 अमोनिया लग जाए, कोबाल्ट के साथ जब 6 अमोनिया लग जाए और चार्ज आ जाए +3, तो ध्यान रखना ये अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाता है। ये केस बहुत आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। और कोबाल्ट +3 का मतलब होता है D6। कोबाल्ट +3 का मतलब क्या होता है, D6। कोबाल्ट का मतलब क्या होता है, 4s2 3d7। तो कोबाल्ट +3 का मतलब क्या होगा, 4s0 3d6। अब D6 का मतलब क्या हो गया, मैंने कहा अमोनिया यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाता, तो D6 1, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग कर देगा। ये यहाँ सब पेयर्ड हो जाएंगे। जब पेयर्ड हो जाएंगे तो 2d के बेटा खाली बचेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, d2sp3 आ जाएगा। वैसे अमोनिया वीक फील्ड नॉर्मली होता है, मगर कोबाल्ट के साथ अगर 6 अमोनिया, कोबाल्ट साथ केवल हेलोजन वाला केस ऐसा ध्यान रखिएगा जिसमें +3 होने पर वो वीक फील्ड होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखो ये हेलोजन लग गया, यहाँ पर कोबाल्ट पे +3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलोजन लगा है, वीक फील्ड लगा, पेयरिंग नहीं होगी। हाँ D6 सिस्टम ये भी रहेगा, D6 सिस्टम ये भी रहेगा, D6 सिस्टम ये भी रहेगा, मगर चूंकि हेलोजन लगा है तो बेटा पेयरिंग नहीं होगी। और जब पेयरिंग नहीं होगी तो 6 लिगेंड के लिए हमको लेना पड़ेगा sp3d2। पेयरिंग नहीं होगी तो यहाँ पर अनपेयर्ड 4 बच जाएंगे, और ये पैरामेट्रिक नेचर का हो जाएगा। तो आपको ये सब भी देख के जाना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स डायमेट्रिक है, कौन सा पैरामेट्रिक, सब एक ही कॉन्सेप्ट से होता है। या तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप लगा लीजिए, या तो आप CFT से। तो मोस्टली नीट वाला बच्चा CFT से नहीं करता है, हमें अपना ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही लगाना होता है। तो ये टॉपिक आपको जरूर देख के जाना है इस तरह से स्पेशली। हाँ एक चीज बता दूं, अगर कोई मेटल 4D या 5D का होता है, मेरी बात सुन लेना, अगर कोई मेटल 4D या 5D का होता है तो लिगेंड कोई भी लगा दो, वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है, मतलब पेयरिंग करने वाला बन जाता है। क्या करने वाला, अगर मैं यहाँ पर प्लेटिनम कर दूं, यहाँ पे क्या कर दूं, प्लेटिनम, तो जो अभी sp3 आ रहा था वो बेटा dsp2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ प्लेटिनम या पैलेडियम कर दूं तो भाई साहब यहाँ पर अब ये जो मेटल है इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा। जब कोई भी लिगेंड लगा दो तो इस बात का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम लोग अपने आखिरी टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, इसको भी आपको जरूर देख लेना है एक बार। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम आपने जरूर पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमारे पास लिगेंड की होती है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड है। इसको लेकर के भी या तो सीधे क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई साहब तो मैंने बना दिया है I- से ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड Br-, Cl-, F-, OH- पानी आपके लिए इतना सफिशिएंट है। हाँ ये जो आखिरी वाले 2 है वो बहुत तगड़े स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मतलब पेयरिंग कराने में बहुत ज्यादा समर्थ है, ठीक है। ये चीज CFT में भी काम आती है कि CFT में क्या होता है आपको पता होगा, नीचे होता है T2G, ऊपर होता है EG। अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इनके बीच का जो गैप होता है 1 डेल्टा O होता है, ठीक है। अगर ये गैप ज्यादा हुआ, अगर ये गैप ज्यादा, कब ज्यादा होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हैं बेटा इधर की तरफ वाले तो ये गैप ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड लगे तो ये गैप बेटा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अच्छा सर गैप ज्यादा कम से क्वेश्चन 2025 में बेटा पूछ लिया उसने कि बताओ कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में कहां एनर्जी कम लगेगी, कहां एनर्जी ज्यादा। ये बताओ अगर यहाँ पर गैप ज्यादा हुआ,
अगर यहाँ पर गैप ज्यादा हुआ तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो लेमडा अपने आप क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि E बराबर होता है SC अपॉन लेमडा, मालूम होगा ना आपको। तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो लेमडा कम, लेमडा कम का मतलब क्या हो गया, लेमडा कम का मतलब वो 4 या एंगस्ट्रॉम की तरफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा। और ठीक है, और अगर मान लो कह दिया गया एनर्जी कम है, एनर्जी कम है, तो बेटा लेमडा अपने आप क्या ज्यादा, मतलब वो 7800 की तरफ लगभग लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके क्वेश्चन दो तरह से बन सकते हैं, या तो सीधे आपसे पूछ देगा बता दो चाचा इनमें से स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है, या तो ये गैप वाला क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ जरा कौन सा कितनी एनर्जी पे एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कहीं सीएन लग जाए तो वहां एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाली, मतलब लेमडा अपने आप कम हो जाएगा। कहीं फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह लग जाए या यही चार लगा दे, यही चार लगा दे, तो आप बता दोगे कि सबसे ज्यादा एनर्जी F माइनस में लगेगी, सबसे कम एनर्जी कहां लगेगी, I माइनस में। उसके अकॉर्डिंग एनर्जी डिसाइड करवा सकता है, या फिर लेमडा। उम्मीद है अगर ये 5 टॉपिक आपको समझ में आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम आप कमेंट करके लिख दो, मैं उसका सोल्यूशन आपको तुरंत दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।